हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पुनर्जागरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेनेसा। रेनेसा क्या है, वो क्यों हुआ, उसके कारण क्या आते, वो इटली में ही सर्वप्रथम क्यों हुआ, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री के नेम से है। और ये आपका ये सेकंड क्या है, पुनर्जागरण का लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया था रेनेसा वगैरह सबके बारे में। तो आज हम देख रहे वाले हैं इफेक्ट ऑफ रेनेसा, रेनेसा का क्या प्रभाव पड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और नोट्स बनाते चलने हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है रेनेसा। ठीक है, एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे और एक एक सब्जेक्ट इसी तरह हम कंप्लीट करके रखते रहेंगे। आपको नोट्स बनाने हैं, कुछ अगर अपने पास से ऐड करना चाहो आप कर सकते हो, और आपको फिर से लर्न करना है। लर्न करके आपको लिख के देखना है और एक एक टॉपिक इस तरह ही ख़त्म करके रखते जाना है। ठीक है, ज़्यादा अगर आपके मतलब इतना पक्का नहीं याद होता, इतना पक्का नहीं आप लिख पाते, तो कम से कम ये तो होगा कि आपको रेनेसा के बारे में पता चल गया वो है क्या। एक टॉपिक लिखिए, एक टॉपिक को लर्न कीजिए। जो बिगिनर्स है, स्टार्ट कर रहे हैं पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी, ऐसे ही स्टार्ट करो। कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर लो और चूज़ करने के बाद एक एक टॉपिक उसका क्लियर करते चलो। तो चलिए देखते इफेक्ट क्या रहा है इसका। पुनर्जागरण का प्रभाव बहुआयामी और दीर्घकालिक था। इसने प्राचीन यूरोप में सामंजस्य स्थापित करके अन्य क्षेत्रों में नवीन निर्माण को बढ़ावा दिया। हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण ने साहित्य, विज्ञान, कला, संस्कृति अपितु मानव जीवन के क्षेत्र को भी बहुत प्रभावित किया है। पहला प्रभाव इसका देखते हैं तो साहित्य पर पड़ा है। कैसे? यूरोपीय भाषा और साहित्य पर जो है रेनेसा का एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आया था। इस काल में भाषा और साहित्य के ऊपर निम्न प्रभाव पड़ा। कैसे कि पुनर्जागरण के पूर्व साहित्य क्षेत्र में केवल लैटिन और यूनानी भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन पुनर्जागरण का जब युग आया, जब रेनेसां आया, तो क्षेत्रीय बोलचाल और मातृभाषा के विकास को भी बल मिला। अब साहित्य, लेखन और बोलचाल की भाषा में फ्रेंच, स्पेनिश, डच, पुर्तगाली, जर्मन, अंग्रेजी, स्वीडिश आदि इत्यादि भाषाओं का भी विकास होने लगा। ठीक है, मतलब पहले ये था लैटिन और यूनानी भाषा थी, लेकिन अब कितनी सारी भाषाओं का विकास होने लगा। इस युग में भाषा के विषय और शैली में भी परिवर्तन आया। अब मध्यकालीन अलंकारिक शैली के स्थान पर क्या आ गई, सहज और संवेदनशील शैली का विकास हुआ। अब साहित्य के क्षेत्र में आलोचना प्रधान और मानववादी साहित्य का भी सृजन हुआ। इस काल में इटालवी साहित्य में दांते, फ्रांसिस्को, पेट्रोकी, सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जियोवानी बोकासिया जैसे प्रमुख साहित्यकार का योगदान है। दांते की बात करते हैं तो दांते का जन्म कहाँ हुआ था, इटली के फ्लोरेंस नामक नगर में हुआ था। इसकी तुलना जो है महान कवि है होमर से की जाती है। इनकी विख्यात कृति कौन सी है, डिवाइन कॉमेडी। पूछ जाता है दांते की विख्यात जो कृति है कौन सी है, तो डिवाइन कॉमेडी है। और इसके अन्य रचनाओं में नीता नोआ और द मोनोकिया है। अगर हम देखें तो दांते की अपेक्षा पेट्रार्क था पुनर्जागरण के अधिक नज़दीक था। पेट्रार्क का जो शिष्य था बुकासियो, उसने तो पुनर्जागरण युग का प्रतिनिधित्व भी किया था, और बुकासियो का जो कहानी संग्रह है वो डेकोरेशन ज़्यादा लोकप्रिय है। इस काल में फ्रांसीसी साहित्यकारों में लेवेलोस व मेंटेन और का प्रमुख योगदान है। इन साहित्यकारों ने अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता पर क्या किया था, व्यंग्य किया था। पुनर्जागरण का प्रभाव अंग्रेजी साहित्य अर्थात इंग्लैंड के साहित्य के ऊपर भी काफ़ी पड़ा। यहाँ के साहित्यकारों और नियमतकारों में जो मुख्य है वो है टॉमस मूर। टॉमस मूर की कृति है यूटोपिया, बहुत फेमस है। टॉमस मूर, फ्रांसीसी बेकन और विलियम शेक्सपियर का जो है प्रमुख स्थान है। टॉमस मूर की देखिए लिखा भी है, टॉमस मूर की जो सबसे प्रसिद्ध कृति है वो यूटोपिया है। प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब अगर आप मेंस की तैयारी करते हो ना, प्री एग्जाम निकल जाता है ना, कहते हैं इसलिए निकल जाता है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि पुनर्जागरण की सबसे बड़ी देन जो है विलियम शेक्सपियर की है। वह इस युग का महान कवि और नाटककार था। इसने सुखांत और दुखांत दोनों प्रकार के नाटक लिखे। इंग्लिश पढ़ी होगी ना, वहाँ पे विलियम शेक्सपियर के काफ़ी नाटक आते हैं। इसके नाटकों में जैसे रोमियो जूलियट, हेमलेट और जो है मेकबथ प्रमुख है। इसके अलावा हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल आदि देशों के साहित्य पर भी रेनेसां का काफ़ी इफेक्ट पड़ा। हॉलैंड का प्रसिद्ध साहित्यकार इरेस्मस अपने युग का महान मानवतावादी साहित्यकार था। सेकंड देखते हैं राजनीतिक क्षेत्रों पर प्रभाव। तो पुनर्जागरण आंदोलन का यूरोपीय राजनीतिक क्षेत्र में बहुत प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण की कहानी राज्य व जनता की प्रभुसत्ता स्थापित हुई। इसके पूर्व यूरोप में सामंतवादी प्रथा के कारण राजा पर उसके सीमा नियंत्रण स्थापित करते थे। इस काल का सबसे बड़ा राजनीतिक चिंतन वो जो था वो मैकियावेली था, और यह फ्लोरेंस का निवासी था। कहीं राजाओं का सचिव था, इसलिए इसे राजनीतिक दांवपेच का ज्ञान था। और इसकी प्रसिद्ध कृति की बात करें तो द प्रिंस थी। ठीक है ना, किसकी, मैकियावेली की द प्रिंस।
इसने पोप और ईसाई पादरियों की आलोचना करके धर्मनिरपेक्ष की बात सिद्ध की। अपने राजनीतिक सिद्धांतों की प्रसिद्धि के कारण इसे आधुनिक चाणक्य भी कहा गया था। पूछा जा सकता है आधुनिक चाणक्य किसे कहा जाता है, तो मैकियावेली को। ठीक है, और इस काल का इंग्लैंड का प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक कौन था, थॉमस हॉब्स था। अब देखते कला के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा रेनेसां का। तो पुनर्जागरण युग कला के ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ा था। इस युग में कला में प्रकृति और मानव जीवन के साथ तारतम्य स्थापित किया गया, जबकि मध्यकाल की बात करें तो उसमें लोग प्राकृतिक सौंदर्य में रुचि लेते थे। इस काल में मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला के क्षेत्र में निम्न प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण युग में सबसे ज्यादा विकास चित्रकला के क्षेत्र में देखा जा सकता है। 14वीं शताब्दी में इटली के चित्रकार जियोटो के नाम आता है। किसका, जियोटो का। इसे चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है और इस कार्य के चित्रकारों में काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और लाफेर प्रमुख थे। अगर हम देखें लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1492 में फ्लोरेंस शहर में हुआ था और ये आशु कवि भी था। ठीक है ना। देखिए एक तो होता है कवि, लेकिन आशु कवि का मतलब क्या होता है, जो जैसी स्थिति और परिस्थिति को देख के कविता करता है। कि जैसी स्थिति है, मतलब हंसने वाली स्थिति है तो हंसने वाली कविता, लेकिन अगर वहाँ पे माहौल थोड़ा गर्मा गर्म है या थोड़ा मतलब क्या तो उदास वाला है, ठीक है, तो जिस स्थिति और परिस्थिति को देख के जो जैसी कविता करता है उसे कहते हैं आशु कवि। और इसके चित्रों में जैसे मोनालिसा को तो आपने देखा होगा ना, कितनी फेमस है। और लास्ट सुपर प्रमुख और अनुपम थे। ठीक है, मोनालिसा किसी सुंदरी का चित्र नहीं है, लेकिन साधारण सी दिखाई पड़ने वाली महिला की रहस्यमयी मुस्कान आज भी दर्शकों के रहस्य है। और आप मोनालिसा की पेंटिंग में देखोगे ना, ऐसा लगेगा वो आपको ही देख रही है। ठीक है, तो किसने बनाई थी, लियोनार्डो दा विंची ने। लेकिन माइकल एंजेलो एक अद्वितीय चित्रकार था। इसने ही रोम के गिरजाघर की दीवारों का चित्रांकन किया है। कला के क्षेत्र में राफेल का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। इसने वात्सल्य और मातृत्व जीवन का मनोहर चित्रण किया है। इसकी सर्वश्रेष्ठ रचना जीसस क्राइस्ट की जो माँ मेडोना है। नोट की तीनों चित्रकारी इटली के निवासी थे। ठीक है, लाफेर भी, माइकल एंजेलो भी और लियोनार्डो दा विंची भी। पुनर्जागरण युग में चित्रकला के बाद स्थापत्य कला सर्वाधिक प्रभाव पड़ा उसका। इस काल में यूनानी, रोमन और अरबी कला शैलियों को समन्वित करते हुए मध्यकाल की शैली, मध्यकाल की जो शैली जो काफ़ी फेमस है वो है गोथिक शैली, उसमें जीवंतता लाने का प्रयास किया। इससे समन्वित शैली का प्रयोग इटली से हुआ था और इस शैली के प्रवर्तक यहाँ के निवासी कौन था, ब्रूनेलेस्की था। इस शैली की विशेषता है इसके गोल मेहराब। गौथिक शैली की विशेषता क्या है, गोल मेहराब और सजावट पर फिर विशेष बल दिया गया। 16वीं शताब्दी में इस शैली का नेतृत्व जो है माइकल एंजेलो ने किया। इसने रोम में सेंट पीटर का गिरजाघर बनाया था। इस काल में मूर्तिकला का विकास हुआ था और इस काल में माइकल एंजेलो और लोरेंजो गिरबेती प्रमुख मूर्तिकार थे। इस काल के मूर्तिकारों ने धार्मिक जीवन और मानव जीवन से संबंधित मूर्तियों को बनाया है। पुनर्जागरण युग में हम कई सारे संगीत में भी प्राप्त उन्नति हुई है। यहाँ के गिरजाघरों में संगीत वर्जित था, किंतु बाद में संगीत को बढ़ावा दिया गया। मरिकन 10 इस युग का सबसे प्रसिद्ध संगीतकार था, संगीतज्ञ था। इसने इस युग में संगीत के क्षेत्र में नवीन प्रकार से स्वर, लय और ताल के विषयों को गढ़ा था। वायलिन इस युग का प्रमुख वाद्य यंत्र था और पियानो जैसे वाद्य यंत्रों का नाम इस काल में क्या था, हार्पसिकॉर्ड था। विज्ञान के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। पुनर्जागरण काल में विज्ञान के नए प्रतिमान स्थापित हुए। पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक और तार्किक बुद्धि का विकास संभव हो पाया। पोलैंड के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कोपर्निकस द्वारा दिया गया यह विचार कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और कालांतर में गैलीलियो द्वारा आविष्कृत दूरबीन से सिद्धांत की पुष्टि हुई। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर द्वारा विभिन्न ग्रह की गति और उनकी कक्षाओं के बारे में नियम प्रस्तुत किए गए। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो बेल्जियम के प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक वेसेलियस, उनके द्वारा शल्य चिकित्सा की विशेष जानकारी प्रस्तुत की गई। तो थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ता है मेंस एग्जाम में अगर आ जाता है आपका पुनर्जागरण के ऊपर। जैसे रक्त परिसंचरण के बारे में इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक विलियम हॉर्वे द्वारा बताया गया इस तरह से। ठीक है, अर्थ जगत पर भी प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था का समाज की धुरी बढ़ जाना पुनर्जागरण की उपलब्धि रही है। पुनर्जागरण से पूर्व तक उत्पादन प्रक्रिया की दृष्टि से कृषि और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें तो धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्चता प्राप्त हुई है। मध्यकाल में जो कामगारों के लिए गिल्ड व्यवस्था थी, ठीक है, गिल्ड व्यवस्था क्या थी कि जिसमें लंबी समयावधि के दौरान अनेक दोष समाहित हो गए। पुनर्जागरण के पश्चात इन गिल्ड संस्थाओं का स्थान कारखाना पद्धति लेने लगी, जिसकी अभिव्यक्ति औद्योगिक क्रांति के रूप हुई। नवीन भौगोलिक खोजें, आविष्कार और यात्राओं से उत्पादन और वितरण में चेंज आए। इन परिवर्तनों के प्रति राज्य व्यवस्था का रुख और धार्मिक जंजीरों के ढीले पड़ने से पूंजीवादी व्यवस्था के विकास को गति मिली। नगरीय जीवन, बैंकिंग व्यवस्था, स्टॉक कंपनी और मध्य वर्गीय जीवन शैली के विकास और श्रम के बिकाऊ बन जाने से सामाजिक जीवन में अर्थ जगत की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। तो अर्थ जगत पर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है।
लास्ट आ जाता है कि पुनर्जागरण की प्रकृति, स्वरूप या आपका निष्कर्ष क्या है। तो पुनर्जागरण की प्रकृति से तात्पर्य उन मूल विशेषताओं से जिनके द्वारा इस आंदोलन का स्वरूप निर्धारित किया जा सके। यह आंदोलन अपनी मूल प्रकृति में कैसे तार्किक, बौद्धिक और मध्य वर्गीय चेतना से युक्त था, जिसने धर्मनिरपेक्षता, मानववादी मूल्य और साहस और सौंदर्य के मूल्यों की स्थापना में योगदान दिया। या आप निष्कर्ष भी कह सकते हो लास्ट में। मानवतावाद की स्थापना इस आंदोलन की प्रमुख उपलब्धि रही है, जिसमें नेता के मानव के जीवन में रुचि लेना, उनकी समस्याओं पर चिंतन, मानव जीवन का महत्व स्वीकार करना तथा उसे उन्नत बनाने का प्रयास करना और पारलौकिक चिंतन की अपेक्षा यही लौकिक चिंतन को महत्व देना। पेट्रार्क तथा जो इरास्मस था प्रमुख मानवतावादी थे। इस समय ईश्वर का चिंतन ईश्वर नहीं था बल्कि मानव के रूप में किया गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है, आप देख सकते हो। जैसे कहा गया है कि संपूर्ण पुनर्जागरण के दौरान जिस वर्ग ने प्रेरणा और सक्रिय भूमिका द्वारा योगदान दिया उसमें मध्य वर्ग, जो मध्यम वर्ग था उसने काफी योगदान दिया है। पुनर्जागरण ने जो है सहज सौंदर्य मोनालिसा का जैसे उसके महत्व को स्थापित किया। इस दौरान बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों का विशेष महत्व रहा, जिसने विचारों की स्वतंत्रता तथा उनकी स्वतंत्र अनुपालना झलकते, जैसे लियोनार्डो तथा माइकल एंजेलो। तो ये हो जाता है कंप्लीट। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स आपको बना लेने हैं। तो हमने पुनर्जागरण का प्रभाव यहाँ से देखा था, तो मैं आपको यहीं से दिखा रही हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो भी आपको देखनी है और अपने नोट्स से बना लेने हैं और ये टॉपिक आपको अच्छे से लर्न कर लेना है एंड फिर आपको लिख के भी देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करके बताना है। Mate.